गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन है हमारा वो सेशन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले पार्ट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि 16 अप्रैल को जो मैंने क्वेश्चंस आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया था मेंस पर्पस से, उसके आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके सिनॉप्सिस हम आपको बताएंगे कि उस जो क्वेश्चंस दिया गया था उस क्वेश्चंस में आपको आंसर कैसे लिखना था। दूसरा जो सेशन है फ्रेंड्स वो इसी वीडियोज़ में होगा। वो यह होगा कि हम जो आज जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो 18 अप्रैल का जो क्वेश्चन होगा हमारा, उस क्वेश्चंस को हम आपको देंगे। और साथ में 1857 के विद्रोह, जो 1857 का जो रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट के बारे में कंटेंट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके क्या डायमेंशंस होंगे, उस डायमेंशन को हमें कैसे फॉलो करना है। और साथ में हम इंटीग्रेटेड मोड में मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए हम उस क्वेश्चंस को कैसे इस टॉपिक को कवर करेंगे अकॉर्डिंग द यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो ये दो सेशन है, 16 अप्रैल का और 18 आज के डेट का। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसको आप ब्लू आईएएस का जो यूट्यूब चैनल्स है उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जनरल स्टडीज मेंस आंसर राइटिंग का अलग से आपको एक फोल्डर दिख जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमने ये इनिशिएटिव 14 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया था, जिसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 14 अप्रैल को समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के जो मुख्य परीक्षा की जो टॉपिक थी, फिर भारत में नए वर्ग का उदय जो 16 अप्रैल को पूछा गया था, जिसके क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह, जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी डिस्कशन आज हम करेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यू चलेगा 1 मई तक। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इवन डेट लिया है 14, 16, 18। तो भाई 15 और 17 को क्या होगा, तो देखिए हम जो क्वेश्चंस देंगे फ्रेंड्स उसके कंटेंट्स भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कंटेंट्स कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस टॉपिक का क्या डायमेंशंस आपको कवर करनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो करना क्या है, आपको पहले आप खुद से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ना उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और आपको यदि लगता है कि हाँ मैं अपना आंसर किससे इवेलुएट कराऊँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स पर जा करके अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे आप शेयर कर दोगे, आंसर को स्कैन करके आप शेयर कर देना, वहाँ आपको उसका रिवोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। देखो, मैंने 16 अप्रैल को एक क्वेश्चंस दिया था। ये क्वेश्चन था फ्रेंड 2006 का यूपीएससी का। ये क्वेश्चंस जो है वो 2006 यूपीएससी का है फ्रेंड्स। इसके सवाल के जवाब आपको 250 शब्दों में देना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारत के उद्योगपतियों की क्या अभिवृत्ति थी, ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब मैंने 16 अप्रैल को ये वीडियो डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली ये पॉइंट ये याद रखना था कि मध्यम वर्ग का उदय, दूसरा ये देखना था कि प्रशासक एवं अधिकारी वर्ग का कैसे उदय होता है, और तीसरा यह देखना था कि पूंजीपति वर्ग का उदय कैसे होता है, और चौथा यह देखना था कि कृषि मजदूर वर्ग का उदय कैसे होता है। तो जब ये टॉपिक आता था, जो मैंने बोला कि 16 को, कि भारत में नए वर्ग का उदय, जब भारत में नए वर्ग का उदय का कंटेंट आप निकालोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया था कि आपको इस चीज़ों को ऐसे पढ़नी है। और साथ में मैंने शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक मैंने रेफर किया था कि यदि आपके पास है तो आप वहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे एक चैप्टर ही दिया हुआ है नए वर्ग के उदय को लेकर के, तो आप वहाँ से उसको भी पढ़ सकते थे। अब सवाल ये उठती है कि भाई हम इस क्वेश्चंस में आंसर क्या लिखते हैं। अब बात मेन पॉइंट पाते हैं। देखो, इसमें आंसर कैसे लिखना था और क्या लिखना था वो मैं आपको बताता हूँ। तो यदि मुझे ये आंसर फ्रेंड्स लिखना होता तो मैं इस आंसर को ऐसे शुरू करता, आपको भी ध्यान में ऐसे ही रखना है। देखो, अब बात सवाल ये उठती है कि हम कैसे इसका भूमिका तैयार करते हैं। तो सिंपल सी बात ऐसे कह सकते थे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही आप देख सकते हो कि भारत के जो उद्योगपति वर्ग थे ना, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से कह सकते हो कि सक्रिय रूप से संगठनात्मक भूमिका का निर्वहन किया था। कुछ इतिहासकारों का भी यहाँ पे आप उल्लेख कर सकते हो, जैसे कि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना उद्योगपति वर्ग के दबाव में ही किया गया था, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना था। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है कि कांग्रेस को भी आरंभिक
कोशिशों में देखोगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की थी। कांग्रेस का तो डिमांड यही था ना कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी बने, हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इस क्रम में देखते हो, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हो आप कि उसने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की नीति बनाई। समाज के हर वर्ग को उसने अपने में समाहित करने की कोशिश किया। कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन में देखोगे, स्वदेशी आंदोलन ने देसी उद्योगों को क्या किया, देसी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उसी दौरान आप देखते हो कि बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है बीसी राय के द्वारा। कई अन्य छोटे भी देखोगे उद्योग भी इस कालक्रम में स्थापित होते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि उद्योगपतियों के व्यक्तित्व हित एवं राष्ट्रीय हित परस्पर संबंध हो गए। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। उद्योगपतियों का जो व्यक्तिगत हित था, व्यक्तिगत हित और जो एवं कह सकते हो कि राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्र का हित था, वो दोनों के दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं। कह रहा है कि कांग्रेस को क्या हुआ, तो कांग्रेस अपने स्वदेशी आंदोलन जब कांग्रेस चलाती है 1900 बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में, जब स्वदेशी आंदोलन वो चलाती है तो देखते हो आप क्या कि देसी जो उद्योग थे उसकी स्थापना के प्रेरित किया जाता है। फिर आप देखते हो कि जो बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना कर दी जाती है। उसी तरह से आप देखते हो कि कई छोटे उद्योग भी स्थापित होते हैं। और इस प्रकार आप देखते हो कि उद्योगपतियों की जो व्यक्तिगत हित थी, उद्योग भाई क्यों कोई लगाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। हमें प्रॉफिट होगी तभी तो हम उद्योग लगाएंगे ना। जब हमें प्रॉफिट, कोई ये तो सोच करके नहीं चल रहा है कि हमें देश की प्रगति करने के लिए हम उद्योग लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लोग अपने हित के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उद्योगपतियों का जो व्यक्तिगत हित था ना, वो राष्ट्र हित में सम्मानित हो गया, उससे कोलैबोरेट कर गया, उससे क्या होगा कि ज्वाइन हो गया, परस्पर संबंधित हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आप इस लाइन को मेंशन करना कि कोई अन्य छोटे जो उद्योग भी थे और जो उद्योगपति थे कि उनका जो व्यक्तिगत हित था वो राष्ट्र हित के लिए परस्पर संबंध हो गए। दूसरा पॉइंट आप देखो, ये तो मैंने बात कर ली आपके साथ स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब देखो स्वदेशी आंदोलन के बाद आप देख लो असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन देखते हो तो असहयोग आंदोलन के दौरान भी आप देखोगे कि उद्योगपति वर्ग ना एक तरह से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। इसका मुख्य कारण क्या था? ध्यान देना, इसका मुख्य कारण यह था कि असहयोग आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके काल में एक पृष्ठभूमि का मतलब इनिशिएटिव होता है, एक पृष्ठभूमि आरंभ हो जाता है। और उस युद्ध काल में आप देखोगे कि विदेशी वस्तुओं के आयात में काफ़ी कमी आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह रहा हूँ कि प्रथम वर्ल्ड वार होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उसके काल में क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं की आयात में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे क्या होता है कि देश के भीतर उद्योग की जो स्थापना करने के लिए क्या होता है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, फर्टाइल लैंड मिल जाता है। एक स्थापना करने के लिए एक बल्ब मिल जाता है कि जब आयात की वस्तुएं कम हो रही हैं, विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो रहा है, तो क्या होगा कि जो भारत की जो लोकल वस्तुएं होंगी उसका उत्पादन करने की कोशिश किया जाएगा। मतलब कि उद्योगों की स्थापना के लिए एक अच्छा समय होता है। और कांग्रेस ने इन उद्योगों की स्थापना के प्रति देखोगे कि एक प्रोत्साहन की नीति अपनाई, वो प्रमोट करने की नीति उन्होंने अपनाया, प्रमोट करने का रूल बनाने की कोशिश की। कैसे कि आप देखते हो कि पूंजीपति वर्ग ने भी कांग्रेस को साथ दिया, और पूंजीपति वर्ग द्वारा देखते हो आपकी कांग्रेस के साथ सहयोग का एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश सरकार भारत में देसी पूंजी को प्रोत्साहित नहीं करती थी। देसी पूंजीपतियों द्वारा उद्योग की स्थापना के जो प्रोसेस होते थे, जब भी कोई देसी पूंजीपति कोई उद्योग लगाना चाहता था तो उनको बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन दे देता था, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ जाते थे, बहुत सारे बोलते हैं ना रास्ते में उन्होंने रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। आप किसी चीज़ को रजिस्टर नहीं करवा सकते, रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसेस हो जाते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे अंग्रेज कि जो देसी पूंजीपति थे उनको कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगाने में, कोई भी चीज़ की लाइसेंस लेने में बहुत प्रॉब्लम करते थे। तो उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन और वित्तीय मदद नहीं दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। जो देसी पूंजीपति थे, ना ही उनको कोई वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है और ना ही उसको आर्थिक प्रोत्साहन दे रहा है, उसको ना वित्तीय मदद कर रहा है। तो देखते हो क्या कि उद्योगपतियों ने यह महसूस किया कि उनका हित जो है ना ब्रिटिश सत्ता के साथ नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगपतियों ने यह महसूस किया कि उनका हित ब्रिटिश सत्ता के साथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ जुड़ने में है, ऐसा उद्योगपतियों का मानना था। आप देखते हो कि 1924 में कांग्रेस ने भारतीय उद्योगपतियों के लिए क्या करता है, संरक्षण की मांग करता है। उसके बाद आपने देखा अभी
स्वदेशी आंदोलन, फिर देखा आपने असहयोग आंदोलन, अब देख लो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का जो आंदोलन था उसमें आप देखते हैं कि भारतीय पूंजीपति वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जमनालाल बजाज गांधी के आंदोलन एवं कांग्रेस संगठन का खर्च वो खुद ही उठाते थे, ऐसा कहा जाता था। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए फंड की व्यवस्था भी पूंजीपति वर्ग करता था। इसलिए आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के उद्योगपति वर्ग का कांग्रेस के प्रति ना सकारात्मक एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण रहा, और यही अभिव्यक्ति ये पूछता है। शुरुआत में था थोड़ी बहुत इतना इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होती थी, ये साइड रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको देखोगे कि पूरी की पूरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये जो उद्योगपति वर्ग था इन्होंने सकारात्मक और सहयोगात्मक अपना दृष्टिकोण बनाए रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति। तो यही सवाल था फ्रेंड्स, 2006 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है, 2006 का यूपीएससी का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको लिखना था। तो इस स्वतंत्रता पूर्व काल में अब आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो मैंने क्या किया, अब नटसेल में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करो स्वदेशी से, स्वदेशी आंदोलन, दूसरा पहला पॉइंट में ये, दूसरे में असहयोग, ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा, ठीक है, उसके बाद 1942 का आंदोलन। तो इस तरह से एक ओवरव्यू तुमने कोशिश की लिखने का, क्योंकि देखो कब पता चलेगा कोई उद्योगपति का विचार कैसा था या उसकी सोच कैसी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के, ये डिसाइड कैसे करोगे। ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस काल में जो जो इवेंट हुए, कांग्रेस के द्वारा जो इवेंट चलाए गए, इवेंट का कहने का मतलब हुआ कि जो आंदोलन चलाए गए, उस आंदोलन को लेकर के पूंजीपति वर्ग का क्या सोच था, उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था, यही डिसाइड करेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भारत के उद्योगपतियों का क्या अभिवृत्ति थी। तो ये सवाल का जवाब फ्रेंड्स आपको लिखना था, जो क्वेश्चन मैंने 16 अप्रैल 2020 को दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आज का क्वेश्चन क्या करना है। देखो आज के क्वेश्चंस में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। टॉपिक ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और 1857 जो है 1857 का विद्रोह सब बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते भी हैं। तो देखो आप लोग क्या आंसर लिखते हो इसका। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अंग्रेजी भारतीय सरकार की 1858 से लेकर के 1905 1858 से लेकर के 1905 के मध्य नीतियों का उद्देश्य जनता के अन्य विद्रोह को रोकना था, इसकी व्याख्या कीजिए। और ध्यान रखिएगा ये लिखना है आपको 250 शब्दों में। फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन कीजिए और उसकी असफलताओं के कारणों की चर्चा कीजिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि इसको आपको केवल 150 शब्दों में देना है। देखो ये इस क्वेश्चन का जवाब काफ़ी लंबा जा सकता है, लेकिन यही गेम है और यही गेम हमें सीखना है। आपको सिखाना है मुझे कि 150 शब्दों में कैसे इतने बड़े आंसर्स को आप समराइज करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ शब्दों का ही खेल है। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड कहता है कि जिसकी शुरुआत धर्म के लड़ाई के रूप में हुई, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ, क्योंकि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि विद्रोही सरकार से छुटकारा पाने और पुनः स्थापित करने के इच्छुक थे, जिसका सही प्रतिनिधि दिल्ली नरेश था। क्या आप इस दृष्टिकोण से समर्थन करते हैं? लेकिन यह भी आपको 150 शब्द में ही देना है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए आपको 1857 के जो विद्रोह था उसकी सही समझ होनी चाहिए। पार्ट को भी देख चुके हो, आपको कोई एनालिसिस कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन लिखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए एक काम यहाँ कर सकता हूँ। वो काम ये करूँगा कि 1857 के जो टॉपिक आप पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे और उस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशन आप कवर करोगे, मैं उसकी आपको एक चर्चा कर दे रहा हूँ छोटा सा, जिसे आप देखिए। देखो 1857 के लिए 2 काम करना, या तो आपके पास जो भी बुक हो, या तो आप राजीव अहीर जी की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो बुक आप पिक कर लो, या जो मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की बुक आती है, मोटी वाली बुक की मैं बात करता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा हूँ, जो मोटी वाली बुक आती है वो बुक पिक करोगे, वहाँ भी डेटा मिल जाएगा। और इन दोनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे फैक्ट निकालोगे और कैसे उसके डायमेंशन को कवर करोगे, वो देखो। सबसे पहला देखो कि 1857 की भूमिका क्या था, 1857 में हुआ क्या। जब उसकी भूमिका तैयार कर लोगे, पढ़ लोगे, तो फिर देखना
कोशिश करना कि विद्रोह के कारण, ये सब ना पॉइंट कोशिश करो ड्राइव करने का। जब तुम चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तो इस टाइप के पॉइंट को कवर करो, खुद से क्वेश्चन करो कि जैसे मान लो मुझे 1857 के बारे में 10 लाइन में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो इस तरह से सोचोगे तो तुम एक भूमिका तैयार कर पाओगे। दूसरा, विद्रोह के कारण क्या थे, फिर 1857 के जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था, ठीक है। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह जब समाप्त हो जाता है तो फिर अंग्रेजों का व्यूज़ कैसा होता है, उनके व्यू में क्या परिवर्तन होते हैं, उनके अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो ये मोटा मोटी 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक भूमिका, विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब उसके बाद इसको तुम बाई कैटेगराइज कर सकते हो, कैसे वो देखो। सबसे पहले 1857 की भूमिका। क्या ऐसा था कि 1857 आज रात में उठा और जो हमारे सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्या ये स्थिति थी, या ऐसा कोई बैकग्राउंड बनता आ रहा था जो 1857 में उसका विस्फोट होता है? ये चीज़ एनालिसिस का पार्ट है। ऐसा नहीं था कि 1857 में ही एकदम उठे लोग और जा करके अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिया। इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो आप बुक पढ़ोगे तो फिर आपको कहानी पता चलेगा। ऐसे मैं थोड़ा आगे डिटेल भी करूँगा इसे। दूसरा, विद्रोह के कारण। अब मान लो विद्रोह के कारण का डायमेंशन आप यहाँ पे कर सकते हो। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण भी था, सैनिक कारण है, तत्कालिक कारण भी था। वो जो इनफील्ड राइफल्स था वो तत्कालिक कारण था। लेकिन तत्कालिक कारण होने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि राजनीतिक था, उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कहानी थी, ये सब चीज़ों को लेकर के एक राजनीतिक कारण भी बनता है, सामाजिक कारण सती प्रथा को लेकर के। तो ये चीज़ें मैं आगे डिटेल भी आपको 10 मिनट में कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज़ें समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और उसके बाद बुक को रेफर कर लीजिएगा। अब देखो विद्रोह का प्रसार। अब विद्रोह का प्रसार क्या पूरे भारत में था या किसी सीमित क्षेत्र में? आपको पता है कि उत्तर भारत में था, तो इस तरह से देखते हो। फिर उसके बाद जो विद्रोह का अंत होता है, किस तरह से अंत होता है, उसको कुछ यहाँ पे डिटेल कर दोगे। उसके बाद देखो जो 1857 का विद्रोह था, उस विद्रोह के स्वरूप की बात करोगे, कैसा स्वरूप था, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि उसके स्वरूप में हमको डिटेल करना है कि क्या सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। उसी को लेकर के आपको फिर जब आप पढ़ोगे, जहाँ से आप कंटेंट तैयार करते हो, वहाँ से देखोगे कि विद्रोह के विफलता के कारण। फिर विद्रोह के पश्चात जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि अंग्रेजों की क्या नीति रही, क्या उनका व्यूज़ था इंडियंस को लेकर के, तो फिर उसमें देखते हो कि देसी शासकों के प्रति कैसा उनका व्यू था, उनका मुसलमानों के प्रति कैसा व्यू था, जमींदारों के लेकर के उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके लेकर के उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अपनाया, जो सुधार किया करते थे, जो सामाजिक सुधार किया करते थे अंग्रेज 1857 के विद्रोह से पहले, और उसके बाद किस तरह उन्होंने सुधारों को किस दृष्टिकोण से देखा, और खास करके नक्सलवाद को प्रति भी उन्होंने क्या अपना दृष्टिकोण अपनाया। ये चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। मतलब आप जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से इस तरह से पॉइंट वाइज करके अपना कैटेगरीज बना लो, हेडिंग बना लो, और सब हेडिंग में इसके बारे में 2-2 4-4 लाइन अपना लिख लो। उसके बाद जो विद्रोह के बाद जब देखते हो आप कि सैनिक और प्रशासनिक नीतियों में भी परिवर्तन होता है, सैन्य नीति में क्या परिवर्तन होता है, प्रशासनिक नीति में क्या होता है, ये चीज़ें आपको जो बिपिन चंद्रा की बुक आप देखेंगे या आप राजीव अहिर जी की जो बुक देख रहे हैं उनकी बुक में, तो इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म मिल जाता है। अब देखो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम जो न्यूअर बच्चे हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो जिनको अटैम्प्ट 2021 में देना है या 2022 में अटैम्प्ट देना है, या हो सकता है वो कमिंग बीपीएससी के मेंस दे रहे हों या यूपीपीसीएस के पेपर देना चाहते हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे कुछ ये देख लेना कि कुछ नेता थे जिनका कुछ जगह से संबंधित है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। जैसे मंगल पांडे वगैरह कहाँ से थे, बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे, बेगम हजरत महल। तो ये एक डेटा है जो आप अपना जहाँ से कंटेंट्स आप लेंगे वहाँ भी आपको रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। आप स्लाइड को रोक करके इसको नोट कर सकते हो। अब सवाल ये उठती है कि हम उसको डिटेल कैसे करें। यदि आप मान लो कि लिखना था तो आप कैसे लिखोगे। मैंने तो बोल दिया कि भाई मैंने ये कैटेगरी आपको डिफाइन कर दी है और इस कैटेगरी के अंदर में आप सब कैटेगरी बना करके अपना पॉइंट लिख लो। लेकिन आप पॉइंट कैसे लिखोगे, तो देखो उस पॉइंट को लिखने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने कारण था, कारण में मैंने आपको बोला कि भाई आप क्या करना कि आर्थिक कारण बना लेना। आर्थिक कारण में देख लो कि क्या क्या कारण है।
उसके बाद मैंने बोला राजनीतिक कारण बना लेना। राजनीतिक कारण के बाद फिर आप देखते हो कि सैनिकों के प्रति क्या क्या कारण लगा देते हैं वो। तो देखो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ बनाने की कोशिश की है जो आपको एज ए एग्जाम्पल होगा, जो इसको देख करके आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि क्या हम इस तरह से बना सकते हैं या नहीं। उसी तरह से आप देखोगे कि आर्थिक कारण में जो पारंपरिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था था उसका इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया, काफ़ी विनाश किया। कृषि पे उन्होंने कठोर भूमि सुधार किया, जिससे वो क्या हुआ कि पूरी की पूरी कृषि बर्बाद कर दी उन्होंने, रियासतों का विलय कर लिया। ठीक है, जो कारीगर थे, जो मूर्ति कलाकार थे, इनको कोई संरक्षण नहीं मिला। भारतीय हस्तशिल्प जो थी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। जमींदारों की स्थिति भी इन्होंने नुकसान किया। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ देखते हो कि जो हस्तशिल्पकारी थे, जो कारीगर थे, वो तो खिलाफ हुए हैं और कुछ हद तक जमींदार भी हो गए। मैं पूरी जमींदार की बात नहीं कर रहा, कुछ जमींदारों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे जमींदार थे आरा के आप वीर कुंवर सिंह, वो भी एक जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या फाइट किया। उसी तरह से आप देखते हो कि सहायक संधि वगैरह करता है ये, उसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ले लेता है। काफ़ी अग्रेसिव नीतियाँ ये अपनाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक गुस्सा बनता है, गुस्सा क्रिएट होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो। एंड सैनिकों को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि आप जाति विशेष कपड़े वस्तुएं नहीं यूज़ करेंगे, पगड़ी वगैरह हो गया, या विदेश यात्रा करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। जैसे उस समय ये माना जाता था कि जो समुद्र पार जाएगा तो उसका वो अपने जाति से बाहर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें लेकर के और नक्सलीय भेदभाव काफ़ी अंग्रेजी सैनिकों के प्रति भारतीय सैनिकों के प्रति ये लोग किया करते थे, जिसका नतीजा इन्हें दिखने के लिए मिला ये 1857 के विद्रोह में, कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे भारतीय सेना तैयार हो जाती है, जो इनके सैनिक होते हैं भारतीय सैनिक। उसी समय एक तत्कालिक कारण में आप देखते हो कि अनफील्ड राइफल्स होता है, जिसमें बोला जाता है कि बीफ जो है, बीफ का वहाँ पे फैट यूज़ किया गया है, कोटिंग की जाती है बीफ का, तो बीफ दोनों में आ जाता है, गाय भी था, सुअर का भी था। तो मुस्लिम भी खफा हो गए और हिंदू भी खफा हो गए। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट बनाना है कि कारण क्या क्या, 4-5 लाइन लिख लो, क्योंकि रिवीजन जब करोगे तो आसानी से तुम्हें ना याद करने में आसानी हो जाएगी। और आगे मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। अब मान लो जैसे विद्रोह का प्रभाव देख लो। अब विद्रोह का प्रभाव क्या था, देखो इसमें ना कुछ थिंकर्स को तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे बी.डी. सावरकर थे, उन्होंने इस विद्रोह को कैसे देखा। ब्रिटिश क्राउन थी, उन्होंने कैसे इसको देखा। तो इस तरह से कुछ अलग अलग वक्तव्य आपको मिलेगा कुछ विचारकों का, जो कुछ ना कुछ इस पर टिप्पणी किए हैं। कोई कहता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम था, कोई कहता है नहीं जी ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये तो असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था। जिस तरह से आपको आर.सी. मजूमदार का यहाँ दिख रहा होगा, आर.सी. मजूमदार ने कहा कि नहीं भाई, कहा था कि 1857 की जो स्वतंत्रता है, वो 1857 की जो लड़ाई हो, स्वतंत्रता का कहा जाता है कि तथाकथित पहली राष्ट्रीय युद्ध न हो, तो पहले ये ना राष्ट्रीय थी ना स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ऐसा आर.सी. मजूमदार कहते हैं। उसी तरह से एस.एस. सेन की क्या स्टेटमेंट है, ये अभी आपको जब राजीव अहिर की बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ विचारकों का स्टेटमेंट मिल जाएगा, जो मार्क्सवादी क्या व्याख्या करते हैं। जैसे मार्क्सवादी जो थे, उनका कहना था कि 1857 का विद्रोह विदेशी साम्राज्यवाद के साथ साथ स्वदेशी जमींदारवाद के खिलाफ भी सैनिक और किसान का लोकतांत्रिक गठबंधन का संघर्ष था। तो ऐसा इनका मानना था। तो इस तरह से आप एक विचारों को भी देखोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है फ्रेंड्स कि किसी भी आंदोलन का, किसी की घटनाक्रम का कुछ ना कुछ प्रभाव भी होता है। उस प्रभाव को एनालिसिस करके आपको निकालना होगा। हो सकता है किसी बुक में मिल जाए आपको अलग से कोई प्रभाव, नहीं तो जब आप कंटिन्यू रीडिंग करोगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या प्रभाव थे। जैसे इसने देखोगे कि विद्रोह के प्रभाव में बी.डी. सावरकर के अनुसार कहा जाता है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, जो प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, पहली बात। दूसरा आप देखोगे कि किस तरह से ब्रिटिश शासन का जो एक इनिशिएटिव होता है, एक प्रोग्रेस होता है, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन की प्रशासन हो जाता है, कंपनी का हस्तांतरण हो जाता है, कंपनी का नियम जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो वो बोलते हैं ना कि एक्सटेंड करने का, विस्तार की जो पॉलिसी अपनाते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, इसको ख़त्म किया उन्होंने। रियासत जो थे उनको भी आंशिक स्वायत्तता देने का इन्होंने वादा किया। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंग्रेजों को ये लग गया कि अब इंडिया में यदि राज करना है तो डिवाइड एंड रूल करो, और यहाँ से ही कहानी शुरू हो जाती है हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने की। तो ये विद्रोह के प्रभाव थे, और ये चीज़ें बहुत कम जगह आपको मिलेंगी, बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को तो इस तरह से आप इसको कवर करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, आज हम सेशन को
समराइज करते हैं आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि आज जो हमारा टॉपिक था 18 अप्रैल का, वो टॉपिक था 1857 का विद्रोह। उसको लेकर के हमने आज 2 सेशन में बांटा था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको 16 अप्रैल का जो क्वेश्चन था उसके आंसर को डिस्कस किया, क्या लिख सकते थे वो मैंने बताने की कोशिश की आपको। साथ में आज का जो क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप कल तक, परसों तक लिख करके देंगे। फिर परसों जो हमारी टॉपिक होगी वो है 20 अप्रैल को आदिवासी विद्रोह को लेकर के, उसमें हम लेकर के आएंगे। और फिर मैंने आपको ये बताया कि 1857 के विद्रोह को यदि आप पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो बिना किसी टीचर का, तो आप कैसे पढ़ोगे। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत लोग बता देंगे, हम भी बता देंगे, 50 किताब बोल देंगे ये पढ़ लो ये पढ़ लो, लेकिन कैसे पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको बताने का कि जब ऐसा 1857 का विद्रोह आप पढ़ते हैं तो उसको कैसे आप कैटेगराइज करोगे, कैसे सब कैटेगरी में उस टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर मैंने आपको बताया उसकी भूमिका पढ़ रहे हो तो कैसे भूमिका उसको लिखोगे। जैसे 1857 में जो भूमिका था कि 1857 का मैंने बोला ये कि ऐसा तो नहीं था कि सुबह उठे और जा करके उसने किसी को मार दिया, जो भारतीय सैनिक तो गए और मार दिए, नहीं। ये कहानी पहले से चलती है, बहुत सारा इफेक्ट आपको दिखेगा, बहुत सारा युद्ध आपको दिखेगा, जो इंटरनेशनल इवेंट भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे लगता है कि नहीं अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये स्थिति हुई थी। तो 1857 में भी लगा लोगों को कि नहीं, हम जब हमारी ज्यादती हो रही है, हम पे जो कंट्रोल किया जा रहा है और हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तब यहाँ पे आपको एक घटना दिखती है जो 1857 का विद्रोह का रूप ले लेती है। तो इस तरह से इस टॉपिक को आपको कवर करना था। उसके बाद मैंने बताया कि विद्रोह के प्रसार को, विद्रोह का अंत, ये सब चीज़ें आप फाइंड आउट कीजिए। और यदि आप लोग से फाइंड आउट नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि स्कैन करने में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको लिख दूँ और मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का सेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जिन्होंने आपको समय दिए हैं आप लोग। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक हिंदी मीडियम के लिए छोटा सा इनिशिएटिव है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम एंड फाइनली फ्रेंड्स, यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।